भारतीय इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं की गाथाएं दर्ज हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की कीर्ति पताका विश्व में फहराई, हमारी संस्कृति का उत्थान किया और बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा की, हमारी आन बान और शान की रक्षा के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में लोकनायक, आमजन तथा विशेषकर जनजातियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिदा किन सन मान निषादु, चले हृदय बड़ा बिरह विषाद, कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। रामचरितमानस की इस चौपाई से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि सतयुग में राजा श्री राम का जनजातियों के साथ कितना गहरा संबंध था। राम रावण युद्ध में अनेकों जनजातीय योद्धाओं ने राजा श्री राम का साथ दिया। रामायण काल में निषाद राज, माता शबरी या सुमेधा के प्रसंग हो, चाहे द्वापर युग में धनुर्धर एकलव्य और बर्बरी की कथाएं, इन सभी में जनजातीय नायकों की ये गाथाएं हमें प्रेरित करती है। हिडिंबा और जामवंती जैसे नारी पात्रों ने सामाजिक ताने बाने में जनजातीय संबंधों को दर्शाया है। वैदिक काल से 9वीं सदी तक आए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की साक्षी इन विभिन्न जनजातियों ने यहाँ के राजतंत्र तथा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को न केवल जीवित रखा, बल्कि विकसित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण से लगभग सभी राजतंत्र चिंतित थे। ऐसे में सोमनाथ के मंदिर की रक्षा के लिए बेगड़ा भील द्वारा लड़ी गई लड़ाई विश्व प्रसिद्ध है। गढ़ा मंडला की गोंड रानी दुर्गावती के अकबर की सेना से किए युद्ध से इतिहास धन्य हुआ है। मैं लोकेश पालीवाल मेवाड़ के एक ऐसे ही जनजातीय योद्धा, लोकनायक, वीर राणा पूंजा की कहानी लेकर आया हूं, जिनके सर पर कोई ताज नहीं था, फिर भी वह राणा कहलाए। अपनी प्रतिभा, स्वामी भक्ति और शौर्य के बल पर राणा की पदवी से सम्मानित हुए। एक कुशल योद्धा जिसने अपने जनजाति साथियों को साथ लेकर विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया और उसके बाद कई वर्षों तक उनके साथ रहे। वे नायक जिन्होंने इस देश की सेवा की है, इतिहास की सेवा की है और निर्लिप्त भाव से इस भारतीय संस्कृति की सेवा की है, वे हमेशा ही आम जन के इतिहास के रूप में लोगों की जुबान पर जीवित रहे हैं, जिंदा रहे हैं, किंवदंतियों के रूप में जिंदा रहे हैं, कहानियों के रूप में जिंदा रहे। मेरा ये मानना है कि हर समाज में हर समय अच्छे लोग पैदा हुए हैं। कई योद्धा हैं, कोई संत हैं, कोई महापुरुष हैं, हर समाज में पैदा होते हैं। भील समाज भी इसमें अछूता नहीं है। राणा पूजा अगर नहीं होते तो शायद मेवाड़ का इतिहास ही कुछ और होता। मेवाड़ वीर राणा पूंजा भील का जन्म मेवाड़ की दुर्गम पहाड़ी श्रृंखला अरावली के बोमट क्षेत्र में मेरपुर गांव में 5 अक्टूबर को हुआ। इनके पिता दुदा होलंकी इस जनजाति बहुल गांव के मुखिया थे और माता का नाम केहरीबाई। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान माउंट आबू के गुरु शिखर पर्वत पर गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ की अग्निकुंड से 4 अग्निकुल क्षत्रिय वंशों का उद्भव हुआ, प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी। और इन्हीं सोलंकी अथवा होलकी कुल से है राणा पूंजा। क्योंकि 2 बिल्कुल स्पष्ट मत अभी सामने आते हैं। एक मत है जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग बाग हैं, वो अपने आप को राजपूत कहना ज्यादा पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि हम सोलंकी राजपूत थे। और दूसरा मत है जो उनको भील सरदार के रूप में मानता है, भील परिवार से मानता है, और इसलिए कि ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है और बड़ी सेंसिटिव भी है। और जब तक
निश्चित हमें साक्ष्य नहीं मिल जावे जब तक हम कह सकते हैं कि वो भीलू राणा था। पूंजा उनका नाम था। पूंजा आज भी आदिवासियों का नाम है। आप देख लो, आदिवासियों में जाओगे आपको पूंजा नाम के सैकड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे। और राणा लगा था, राणा मेवाड़ के महाराणाओं ने राणा की उपाधि दी उनको। वीर पूंजा जब महज 15 वर्ष के थे तब उनके पिता चल बसे। इस छोटी सी उम्र में उनकी नेतृत्व क्षमता, जनता के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना ने उन्हें भोमट का राजा बना दिया। उनकी योग्यता तथा संगठन शक्ति के बूते पर जल्द ही उनकी ख्याति पूरे मेवाड़ में फैल गई। इधर सन 1540 में महाराणा उदय सिंह के बड़े बेटे के रूप में कुंवर प्रताप का जन्म हुआ और इसी वर्ष महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर पुनर्धिकार कर लिया। अपने पिता राणा सांगा के शौर्य और पराक्रम की पुनर्स्थापना की। महाराणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ के दुर्ग तथा आसपास के गांवों में जनजाति बालकों के साथ प्राकृतिक परिवेश में व्यतीत हुआ। यहां से चित्तौड़ जाने के बाद भी यह संबंध यथावत बना रहा। टीका अबार तक नहीं आया। भोमटरा मगरा माए माराओं को छुप सके है कई, क्यों व्यर्थ कोशिश करे हो की का? मैं आपने देख ली दो है, बांधने पधार जाओ। यह बात तो थे हाची की दी मित्र, या कला तो थाने माने भी हिकानी पड़ेगा। हुक्म तो चालाकी का। हाँ, मुगलों के मेवाड़, मालवा तथा गुजरात के अभियानों के कठिन दौर में महाराणा अपने परिवार को लेकर भोमट के पहाड़ी क्षेत्र में रहे। इस दौरान जनजातियों के साथ गहन संबंध स्थापित हुए और मेवाड़ी संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसमें जनजातियां एक अहम हिस्सा बनकर उभरी। आज भी हमारा है, कहीं भी हम गांव में 100 घर हमारे आदिवासियों के हैं, 2 घर किसी दूसरे के हैं, तो भी हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। जनजाति समाज का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो इस देश भक्ति के लिए उन्होंने वफादारी का जो उनमें जो गुण है वो सामान्यतः व्यक्तियों में पाया नहीं जाता और उसी वजह से मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपनी जान की बाजी भी लगाई। भावी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए भोमट के विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासन के नए उपाय किए गए, जिसमें राणा पूंजा एवं उनके भील सैनिकों को राज परिवार की सुरक्षा, संदेशवाहक, राजकोष तथा शस्त्रागार की सुरक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। अणा मुगलारी सेना मेवाड़ मैदानी भाग रहा नरे थाना पे कब्जो कर लीधो है। हाँ हुकम, हुणवा में आयो मेवाड़ साथे मालवा और वागड़ नरे ठिकाना पे कब्जो कर लीधो है। कुंवर प्रताप जटा सूती भोमटरा ऊंचा ऊंचा मगरा ये रूखड़ा और पूंजा जी जैसा सेवक है, बटा सुधी आस है। हुक्म, जतरे ये मुगल सैनिक मालवा और वागड़ाड़ी व्यस्त है, बतरे आपाने भी आपानी तैयारियां कर लेनी छावे। घणो अच्छो विचार है, आप रो कई कहनो है पूंजा जी। हुकम, मां तो आपरे फरमान की वाट ना लिया तो ठीक है। भोमटरा हंगला भीला ने इकट्ठा कर छोटी छोटी टुकड़ा में तैयारी करवाओ। हुकम। और हंगला भाया ने इकट्ठा कर तैयारी कराओ कि नामे खलचल वे तो अपना सुधी समाचार पहुंचे। और आप भी एक सैनिक टुकड़े तैयार करो और राज परिवारी जनानियां और बालकारी रक्षा करोगा और साथ ही राजकोष और शस्त्रागार और जिमो भी आप रोवेगा। हुकम। मेवाड़ में जनजातियों की उपस्थिति ने यहाँ की युद्ध नीति में बड़े बदलाव किए। छापेमार युद्ध प्रणाली लोक अथवा जैन सहभागिता के बिना संभव नहीं थी। ऐसे में जैन सहभागिता द्वारा छापेमार युद्ध प्रणाली में कुशल भील सेना तैयार की गई। सन 1572 में
घोगुंदा में महाराणा प्रताप के राजतिलक के दौरान राणा पुंजा अपने सैकड़ों साथियों के साथ शरीक हुए और आगे के वर्षों में जनजातियों की छापेमार युद्ध प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। कि उस टाइम न तो बंदूक थी और न कोई बारूद था हमारे पास, जंगल में रहते, हमको बारूद कौन मतलब लाता था। हमारे पास में कुराड़ी रहती, दांतली रहती और छुरी रहती, उससे हम धनुष बनाते रहते और उससे काम कर रहे थे। जहाँ भी हमारे धनुष खत्म रहते, बांस काटे उसका धनुष बना देते, हाथों हाथ तीर बना देते। और तीर के हमारे को कोई साधन नहीं मिलता है, ये मक्की के डूंडे रखते थे, तो एक मक्की के डूंडे आगे टीके को खेर की लकड़ी को रखते, उसके पौधे थे, वो भाला बन जाता और पीछे उसके अंदर, लेकिन हमको कोई रस्सी की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर वो फंस जाता। एक बार तो आदमी को लगते ही वो खत्म हो जाता। मेवाड़ की जिम्मेदारी संभालने के लगभग 3 वर्षों तक महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर के साथ कूटनीति द्वारा संभावित लड़ाई को टालते रहे और इसी दौरान उन्होंने पहाड़ों में रक्षात्मक युद्ध की तैयारी पूरी कर ली और आखिरकार जून 1576 में सेनापति मान सिंह ने मुगल सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना पर आक्रमण करने की रूपरेखा बनाई और तय किया कि वे स्वयं चटक घोड़े पर सवार होकर राजपूत राजाओं, अस्त्र शस्त्र में प्रवीण घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों के साथ हल्दी घाटी से बाहर निकलकर खमनोर के मैदानी भाग में मुकाबला करेंगे। राणा पुंजा और उनके सैकड़ों जनजातीय योद्धा जो छापेमार युद्ध प्रणाली में निपुण थे, वो दाईं ओर का मोर्चा संभालेंगे। इनके हथियार देखिए, मैंने तो हथियार देखे थे, जहरीले। अरे वो हथियार बड़ा है छोटा ये बात जाने दीजिए, तलवार भी यही बनाते थे, ऐसी जहरीली तलवार बनाते थे जो आपके जरा सी अगर इंजेक्शन जैसी भी छू जाए खत्म। जो उनके पास नहीं थी, उनके पास सेना अधिक थी, किराए की। ये सेना किराए की नहीं थी, जन्मजात जन्मभूमि की थी। इनको प्रणाम करना चाहिए सबको। अगर राणा पुंजा यहाँ नहीं होते तो या तो इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता ना। आज जो रिजल्ट पर देख रहे राणा प्रताप विजयी रहे या जो भी कहते हैं भाई बिना हार जीत जो भी कहते हैं लोग, तो वो रिजल्ट कहाँ आता है? राणा पुंजा हटा दो आप, खत्म, हल्दी घाटी युद्ध का मतलब ही नहीं, 0-0 रिजल्ट हो जाता। 18 जून 1576 जब महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ खमनोर के मैदान में मुगलिया सेना से लोहा लेते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे, तब राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ तथा सैकड़ों भील योद्धा मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा में डटे हुए थे। बोलो एकलिंग नाथ की जय। आज मेवाड़ पर भारी संकट आई पड़े। मेवाड़ रे चारी मेरे दिल्ली सल्तनत री फौजा आई पड़ी, पण एकलिंगनाथ री कृपाऊ वे मेवाड़ में कदी पग नहीं रख सके। आपना ये रूखड़ा, ये मगरा, ये नाड़ा ने वे कदी डाक नहीं सके। और फिर भी वे भूमट में आई पुगया तो आपा वड़ा ने टू हज हाथरा नहीं जावा दांगा। आप सब लोगों यही आस है। अपनी भील सेना तैयार रखो और राणा जी रो हुक्म वियो अपने तीर, भाला और गोपन रे भाटाऊ अना मुगला ने ठेठ दिल्ली पहुंचाई दांगा। आज आप आनी मात्रा होगन खावा के मेवाड़ में भीला रे वेता हाथर वे अनी मेवाड़ में कदी पग नहीं रख सके। बोलो एकलिंग नाथ की जय। युद्ध क्षेत्र सिर्फ हल्दी घाटी तक सीमित नहीं था, ये आसपास के इलाके भी थे। युद्ध में सबसे ज्यादा आवश्यकता है सूचना की, सूचना तंत्र, और ये सूचना तंत्र का सारा काम पूजा और उनके साथियों को दिया गया था। अरावली के चप्पे चप्पे के जानकार राणा पुंजा को इस बात का अंदेशा था कि यदि किसी कारणवश मुगल सेना हल्दी घाटी के भीतर प्रवेश करती है तो उनके वीर जनजाति योद्धा तीर, कमान, भालों तथा गोपन से उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। और हुआ भी लगभग वैसा ही। खमनोर के मैदानी भाग में मुगलिया सेना को एक बार तो मुंह की खानी पड़ी, किंतु संख्या बल में अधिक होने की वजह से जल्द ही उन्होंने प्रत्युत्तर दिया और तब महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटकर पहाड़ों की ओर लौटना पड़ा। और ठीक उसी समय वीर राणा पुंजा और उनके भील सैनिक आसपास के क्षेत्रों से निकलकर हल्दी घाटी के पहाड़ों में भीतरी भागों में घुस गए और गात लगाकर बैठ गए। 18 जून की दोपहर को
झुलसा देने वाली धूप और वीर राणा पुंजा के वीर योद्धाओं के भय से मुगल सेना ने प्रताप का पीछा करना उचित नहीं समझा। ऐसे में यदि मुगल सेना राणा प्रताप की सेना के पीछे आती तो निश्चित रूप से उन्हें भील सेना के द्वारा भारी नुकसान उठाना पड़ता। राणा पुंजा की रक्षात्मक परंतु घातक रण कार्रवाई से आश्वस्त महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ हल्दी घाटी से निकलकर भोमट के कोलियारी क्षेत्र पहुंचे, जहां घायलों के उपचार आदि के प्रबंध किए गए। प्रताप ने राणा पुंजा को अपने भील सैनिकों सहित हल्दी घाटी से गोगुंदा के पहाड़ी क्षेत्र में बुलवा लिया। साथ ही गोगुंदा पर मुगल सेना के संभावित आक्रमण को देखते हुए उसे पूरी तरह खाली करवा दिया। आपनी तैयारी पूरी करनी है। हुक्म। यो ध्यान आपने पूरो राखनो है। पधारो पूंजा जी, कई हमीचार है। हुक्म। मान सिंह मुगल सेनालय ने गोगुंदा पे कब्जो कर लीधो है। मने अणी बात रो अंदेशो हो पूंजा जी, जड़ वास्ते मैं गोगुंदा ने पहले ही खाली कराई दी दो। और एक बात तो पक्की है पूंजा जी, वे ज्यादा दिन गोगुंदा में रह नहीं सकेगा। भूखा मरता कतराक दिन लड़ाया हुजे हुक्म। गोगुंदा जावा वाला सब गेला पे अपना मनक बैठे दीदा है और एक भी बालक गोगुंदे नहीं पुग सके। पूंजा जी, आपने भीला ने तैयार कर दो कि जो कोई वणजारा बाड़द लेन गोगुंदा रे गेड़ा में नजरे आवे आपने धावो बोल देनो है। जब मुगल सेना ने गोगुंदा की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वहां प्रताप ने ये प्रबंध किया कि बंजारों के कारवां को आदिवासियों द्वारा बाहर ही रोक दिया जाए। और ये प्रसंग गवरी में जो ये प्रसंग आया है, ये शायद उस घटना से ही प्रेरित लगता है। अगले दिन यानी 19 जून को जब मान सिंह हल्दी घाटी होते हुए गोगुंदा पहुंचे तो राणा पुंजा की भील सेना ने मुगल सेना की चारों ओर से घेराबंदी कर ली और गोगुंदा जाने वाले सभी पहाड़ी रास्ते बंद कर दिए। राणा पुंजा के आदेश पर बंजारों के काफिलों को रोककर मुगल सेना की रसद आपूर्ति बंद कर दी गई और गोगुंदा से बाहर निकलने वाले सभी मुगल सैनिक मारे जाने लगे। राणा पुंजा के भील सैनिकों के इस कार्रवाई से मान सिंह तथा मुगल सेना की इतनी दुर्दशा हुई कि उन्हें कुछ महीनों में ही गोगुंदा छोड़कर जाना पड़ा। गोगुंदा में तो जाकर के ये कहते हैं कि उनको खाने की कोई सामग्री नहीं मिली और अपने ही या तो वहां पर आम बहुत होता था वो खाया या अपने ही जानवरों को खा करके किया। कि ये केवल राजस्थानी सोर्सेज ही नहीं कह रहे हैं, ये मुगल सोर्सेज भी कह रहे हैं कि जब मुगलों के लिए ये बनाया जा रहा था कि कौन सैनिक मारा गया है तो एक मुगल सेनानायक कहता है कि यार मारे गए जिसको नहीं, जिंदा रहने के लिए तो खाना ही नहीं है, उनके लिए कुछ इंतजाम करो, ये जितना जिंदा है वो सब मारे जाएंगे और कैसे न कैसे इनको खाद्य सामग्री का पहुंचाना जरूरी है। तो उन्हें ये कहा कि खाद्य सामग्री पहुंचाना, जब तक प्रताप की ये भील सेनाएं हैं पूजा के नेतृत्व में ये लड़ रही है, जब तक कोई खाद्य सामग्री का आने का नहीं है और सबसे अच्छा है यहाँ से चल दो। भीलों की इस कार्रवाई से मुगलों के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया और अपनी रक्षा के लिए भील सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी। हल्दी घाटी के इस भीषण युद्ध के बाद भी अकबर लगातार छोटी बड़ी सेनाएं भेजकर मेवाड़ पर आक्रमण करता रहा, किंतु जनजातीय योद्धाओं की छापेमार युद्ध प्रणाली के आगे उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाए। इन्हीं दिनों महाराणा ने
जाडोल के निकट वर्तमान में कमलनाथ महादेव अथवा आवर पर्वत पर आवरगढ़ दुर्ग बनाकर इसे अपनी अस्थायी राजधानी रखा, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं राणा पूंजा ने अपने ऊपर लिया। आवरगढ़ चेन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी सुरक्षित है, वहां सबसे अच्छा प्रबंध आप पानी का देखेंगे। 8 तालाब उस वक्त थे और एक व्यक्ति को या एक केटल को 25 लीटर पानी भी पर डे चाहिए, तो साल भर तक पानी खत्म नहीं हो सकता था, इतना महत्वपूर्ण था। तो उसका सारा मैनेज करने में हमारे ये सैनिक जो रेगुलर सैनिक नहीं थे, ये जो इमरजेंसी में सैनिक बने थे, ये जो आदर्श से प्रेरित होकर के काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। राणा पूंजा के नेतृत्व में जनजातीय योद्धाओं ने मुगल सेना को इतना तंग और आतंकित किया कि वह पहाड़ी क्षेत्र में घुसने तथा अपने थानों में ठहरने से कतराने लगे और जल्द ही महाराणा प्रताप ने एक बड़े मुगल थाने दिवेर पर अपना कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप की इन सफलताओं से राजपूतों, वीर सैनिकों तथा आम जन का मनोबल बढ़ गया और महाराणा प्रताप ने जल्द ही अपनी सेना भूमठ से हटाकर जनजातियों की बस्तियों से घिरे 56 क्षेत्र के चावंड में स्थापित कर लिया। अब महाराणा प्रताप लोकनायक पूंजा की सहायता से अन्य मुगल थानों पर कब्जा करते हुए मेवाड़ को सशक्त कर रहे थे। एक बार पुनः कला, संस्कृति तथा वाणिज्य का विकास होने लगा। 1585 में राजधानी बनने के बाद में प्रताप की मृत्यु जो 1597 19 जनवरी को हुई थी, उस बीच में तो एक नई स्कूल डेवलप हो गई जिसको चावंड स्कूल कहते हैं, और वो चावंड स्कूल का अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रागमाला सेट की किस्म से वहाँ पर बनाई गई थी और चावंड में केवल इतना ही नहीं, खेती की उन्नति कैसे हो, कैसे समृद्धि बढ़े, उसके लिए ग्रंथ रचाए गए। ये पहला मौका होगा कि किसी शासक ने अपनी प्रशंसा में न लेकर के आम जनता की समृद्धि में वृद्धि हो, उसका प्रयास किया। एक किताब है विश्व वल्लभ चक्रम पहाड़ी की लिखी हुई है, उसमें खेती कैसे की जाए। पहाड़ी खेती पहली बार वरा मीर के लिए कहते हैं कि उसने सबसे पहले खेती पर ग्रंथ लिखे थे। 700 साल बाद में उसके बाद में कि किसी ने लिखने का काम किया है खेती पर, तो चक्रपाणी ने प्रताप के आदेश से किया। और वो भी वरा मीर ने तो पहाड़ी खेती पर काम नहीं किया, इन्होंने पहाड़ी खेती पे किया कि कौन सी चट्टानों में पानी निकल सकता है, कपास कहाँ पर है, किस ढंग से कौन से बीज क्या होंगे, तो ये सारा के कैसे एक समृद्धि बने मेवाड़ की, वो भी रचनाएं यहाँ पर ही की गई थी, क्योंकि शांति काल था। महाराणा प्रताप की इस प्रगति से निस्संदेह मुगलिया प्रशासन और सेना की परेशानियां बढ़ गई। प्रताप को जीवित अथवा मृत पकड़ने का अकबर का सपना कभी साकार न हो सका और अंततः 1585 ईस्वी के बाद मुगल बादशाह अकबर कभी मेवाड़ आने का साहस न कर सका। सन 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी राणा पूंजा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। उनके उच्च जीवन आदर्श आमजन तथा जनजातीय लोगों के मानस पटल पर छप चुके थे। राणा पूंजा की वीरता, कर्तव्य परायणता तथा मातृभूमि के प्रति निष्ठा एवं समर्पण के भाव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था। राणा पूंजा के बाद भी अनेकों लोक नायकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। अपने नागरिकों की रक्षा करने वाले, अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा करने वाले ये लोग आम जन में से ही हैं। मेवाड़ वीर राणा पूंजा की यह गाथा न केवल हमें मेवाड़ के गौरवमय इतिहास में जनजातियों के योगदान का परिचय कराती है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता का बोध कराकर सामाजिक समरसता, समग्रता, धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। थर थर कापे सुन पूंझारी हुणकार तीर कामड़ी गोपण लेने उबा भील वीर सरदार